आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पहले ये देखते हैं हम। तो देखिए, आपने मॉलिक्यूलर वेट पढ़ रखा है। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास दोनों एक ही बात है। अब मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मान लीजिए मैंने लिया H2SO4। इस H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो हम जानते हैं इनके एटॉमिक वेट को हम जोड़ देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यानी परमाणुवीय द्रव्यमान होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो मैंने 2 × 1 कर दिया। यहाँ तो इसका लिख दिया मैंने मास और ये नंबर्स कितने इसके 2, यहाँ 2 लिख दिया। फिर प्लस अगला आया मेरे पास सल्फर। तो सल्फर कितने हैं? केवल एक है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी चाहे तो हम एक लिख दें, एक तो सल्फर। और सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, ये लिख दिया मैंने। अब ऑक्सीजन पे आते हैं तो प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, तो यहां मैंने लिख दिया 16। ओके, अब यहां पर इसको देखते हैं। ये तो 2 हो गया मल्टीप्लाई होके, ये हो गया अपना 32 और 4 16 से मल्टीप्लाई होकर के हो गया 64। तो टोटल हमारे पास आया 98। ओके, ये 98 क्या है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है। और ये कौन सी यूनिट में लिखा जाएगा? AMU में। अगर हम इस AMU को अगर ग्राम में लिख दें तो वह हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम 1 मोल कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है यह बता दिया। अब अपन देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार क्या होता है। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तुल्यांकी भार इक्वल टू आणविक द्रव्यमान या भार अपॉन n फैक्टर। यानी अभी जो हमने 98 H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था उसको n फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे। अब यहां पर n फैक्टर क्या है? तो n फैक्टर क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए आपके पास H2SO4 है, तो ये क्या है? एसिड है। और एसिड जब आयोनाइज्ड होता है तो वह अपने H+ आयन को रिलीज करता है। तो ये कितने H+ आयन रिलीज करेगा? तो 2H+ आयन और प्लस SO4 -2। तो यहां पर जो H+2 निकले हैं यही n फैक्टर है। ओके, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में उपस्थित धन आवेश की कुल मात्रा या ऋण आवेश की कुल मात्रा। यहां धन आवेश कुल कितने हैं? 2 हैं, तो धन आवेश की कुल मात्रा कितनी आई? 2। और ऋण आवेश की कुल मात्रा भी कितनी है? ये भी 2 है। इसमें हम चिन्ह का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ संख्यात्मक मान ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 इसका क्या आ गया? n फैक्टर। यहां पर n फैक्टर में कितना लिखूंगा? 2। अब बात आती है, मान लीजिए मैंने HCl लिया, तो HCl आयोनाइज्ड होकर के H+ + Cl- देगा। तो यहां पर n फैक्टर कितना आ जाएगा? क्योंकि यहां पर ये 1 है तो 1। नेगेटिव के रेस्पेक्ट में देखें तो यहां पर भी 1 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने ले लिया Na2CO3। जब इसको आयोनाइज्ड करेंगे तो यह 2Na+ देगा और प्लस CO3 -2 देगा।
तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर n फैक्टर 2 आया। और नेगेटिव का भी देखें तो इसमें भी क्या है, माइनस के 2 है, तो हमें तो केवल क्या लेना है, न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना। तो ये भी वैल्यू कितनी है, 2। तो यानी Na2CO3 के लिए भी n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो n फैक्टर निकालना आया। मान लीजिए कोई बेस ले लेते हैं हम, क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम आयोनाइज्ड करते हैं तो ये Mg2+ और प्लस 2OH माइनस में टूटेगा। और जब देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस के 2 हैं और यहाँ पर -1 वाले कितने हैं, 2 हैं। इट मीन्स ये भी 2 और ये देखा जाए तो ये भी 2। तो इसका मतलब यहाँ n फैक्टर कितना आया, 2 आया। तो इस n फैक्टर से हम इसके मोलिकुलर मास को डिवाइड करेंगे। जैसे देख लीजिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और ये कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो हो गया 46 प्लस कार्बन का कितना होता है, 12। तो यहाँ मैंने लिख दिया 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 3 × 16 क्योंकि 3 है। तो ये तो हो गया अपना 48 और ये हो गया 12 और इसको ऐड करना है 46 में। तो 48 + 12 यानी 60 एंड 46 यानी 106। ये हमारे पास आ गया मोलिकुलर मास। और यहाँ पर n फैक्टर कितना आया था, तो इसके लिए n फैक्टर हमने देखा था कि प्लस वाले भी 2 हैं और माइनस वाले भी 2। इट मीन्स n फैक्टर 2 आया। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आया हमारे 53। ओके, ये 53 जो आया, यही 53 क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो वापस चलते हैं अपन फॉर्मूले पे। ये है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ओके, तो n फैक्टर आपके क्लियर हो गया होगा। अब एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं। यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी यहां पर पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाएगा। आपको जो ऊपर अणु भार लिखते थे या मोलिकुलर वेट लिखते थे, वो मोलिकुलर वेट तो हर मोलिक्यूल के लिए फिक्स है। जैसे H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 98। तो वहां पर आपको ये कहेगा कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 का मोलिकुलर वेट तो 98 होता है और वहाँ n फैक्टर कितना है, 2 है। तो वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा आपके, 49 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास यानी ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान पूछ ले तो उसके लिए आपको H2SO4 कितने ग्राम है यह भी दिया जाएगा और आपको उसका इक्विवेलेंट वेट याद होना चाहिए या फिर आप निकालेंगे। तो यहां पर देखिए दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लिखना है और उस पदार्थ का तुल्यांकी भार भी आपको किस में लिखना है, ग्राम में। ओके, तो यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां पर तुल्यांकी भार निकालने का जो फार्मूला अपन ने दिया है उससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना है, क्वेश्चन ये आया। तो H2SO4 2H+ और SO4- 2 में क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। तो यहां पर n फैक्टर कितना आ गया, 2। अब तुल्यांकी भार का फार्मूला हमारे पास है ग्राम, जो मोलिकुलर मास था वो तो ऊपर लिखेंगे और n फैक्टर नीचे लिखेंगे। डिवाइड किया, रिजल्ट कितना आया, 49 ग्राम। अब देखना अगला क्वेश्चन, H2SO4 के 49 ग्राम का
तुल्यांकी भार कितना होगा। अब H2SO4 के 49 ग्राम का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो देखिए, अब चाहे उसने 49 ग्राम दे दिया, कौन, H2SO4, तो वो पूछ तो तुल्यांकी भार रहा है। ओके, और तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला तो फिक्स है कि ऊपर तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड करेंगे n फैक्टर से। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98। तो यहां लिख दिया हमने 98, और n फैक्टर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 49 ग्राम। ये हमारे पास क्या आया, इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अगर यही वह तुल्यांकी भार की जगह ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान पूछता, देखना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 के 98 ग्राम कितने ग्राम तुल्यांक के बराबर होंगे। अब यहां पर 98 ग्राम उसने दिया है, तो ऊपर तो लिखते हैं हम दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और अपॉन नीचे लिखते हैं तुल्यांकी भार। ओके, अब H2SO4 का ग्राम में भार कितना दिया गया है, 98 ग्राम, और उसका तुल्यांकी भार H2SO4 का कितना होता है, 49 ग्राम। तो कितना आंसर आया, 2 ग्राम तुल्यांक। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, H2SO4 के 49 ग्राम कितने ग्राम तुल्यांक के बराबर होंगे। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 49 ग्राम। ओके, और H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है, तो वो होता है 49 ग्राम। तो ऊपर भी 49 ग्राम और नीचे 49 ग्राम क्या है, तुल्यांकी भार। यहां ध्यान रखना, यहां तो दिए गए पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, और ये तुल्यांकी भार है ना, बाइलक, ये दोनों सेम आ गए। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 1 ग्राम तुल्यांक। अब क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। ठीक है, ये मैं आपको किस ओर ले जा रहा हूं, अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो उसके लिए मुझे जिन चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आप जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और 1 मोल कितने आइटम्स के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23। ओके, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स रिजल्ट आएगा 96500 कूलाम, और इस 96500 कूलाम को ही 1 फेराडे कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में क्या डिफरेंस है वो देखना चाहते हैं। तो देखिए, एक मेरे पास कॉपर +2 आयन है और मैं इसको कॉपर में बदलना चाहता हूं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिए और ये कॉपर +2 किस में बदल गया, कॉपर में। अब ये हम लिखते टाइम तो ऐसा लिख देते हैं कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ये पर्टिकुलर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यह बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही बात होती है, और वह अमाउंट हम मोल के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 मोल कॉपर +2 आयन है, उसको कॉपर में बदलना है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो बस हम इसके लिए मोल शब्द यूज करेंगे। जैसे 1 मोल कॉपर +2, अब यहां पर ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो यहां 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और 1 मोल क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। ओके, यहां मैंने ये बात एक्सप्लेन की आपको। अब देखो, कॉपर जो एटम होता है उसका जो वेट है वो होता है 63.5 ग्राम। ठीक है, कितने मोल का, 1 मोल कॉपर +2 आयन ले लो या 1 मोल कॉपर ले लो,
उसका वेट 63.5 ग्राम होता है। इसको हमें इसके 1 मोल में बदलना है, यानी 1 मोल कॉपर में बदलना है। तो उसके लिए मुझे 2 इंटू 96500 कूलाम का आवेश यूज करना पड़ेगा। मतलब आपने अभी देखा पीछे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 96500 कूलाम जो है वो आवेश किसका होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर हम 1 मोल की जगह कितने मोल यूज कर रहे हैं, 2 मोल। तो 1 मोल का तो ये वाला है 96500 कूलाम, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 2 से। ठीक है, तो इतने कूलाम आवेश को हमें यूज करना पड़ेगा। आगे देखना आप, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 इंटू 96500 कूलाम आवेश जो है वो क्या देता है हमें, 63.5 ग्राम कॉपर देता है। चेक कर लीजिए आप, ये 1 मोल कॉपर दे रहा है। 1 मोल कॉपर का वेट कितना है, 63.5 ग्राम। वो कौन दे रहा है हमें, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इंटू 96500 कूलाम आवेश। ओके, तो मैंने यहां यही लिखा है कि 2 इंटू 96500 कूलाम आवेश देता है 63.5 ग्राम कॉपर। तो अगर हम 2 इंटू 96500 की जगह ओनली 96500 लें, यानी इसका अमाउंट क्या कर दें, हम हाफ कर दें। तो यहां से 2 हटा दिया मैंने, देख लिए। तो यहां से 2 हट गया, इसका मतलब है इसका हाफ अमाउंट यूज किया, तो फिर हमें इसका भी क्या मिलेगा, हाफ। तो यहां पर 96500 कूलाम आवेश कितना देगा, 63.5। 2 कहां चला गया, नीचे, ग्राम कॉपर, यानी 63.5 डिवाइड बाई 2 ग्राम कॉपर देगा। ओके, अब यहां पर 96500 की जगह अगर मैं 1 कूलाम यूज कर लूं तो ठीक है, यहां से इसको भी नीचे ले जाते हैं, ये हो गया। तो 1 कूलाम आवेश देगा 63.5 ग्राम कॉपर डिवाइड बाई 2 इंटू 96500। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, तो ये है हमारे कॉपर का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या है, एन फैक्टर, क्योंकि यहां पर देख लीजिए आप, जो ये चार्ज आ रहा है +2, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, या यूं कह दें इस पर चार्ज 2 है। तो एन फैक्टर कितना हो रहा है, यहां पर 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये जो 2 है वो है एन फैक्टर। ओके, तो ये तो हो गया मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है। तो यानी हम इन दोनों को ये लिख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट किससे डिवाइड हो रहा है, 96500 से। ओके, तो देखना आगे, मैंने कुछ 1-2 स्पेशल पॉइंट यहां पर दिए हैं कि 1 मोल आवेश, 1 मोल आवेश का मतलब 96500 कूलाम, जितना पदार्थ निक्षेपित करता है उसे रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि 1 कूलाम आवेश जितना पदार्थ निक्षेपित करता है उसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। दोनों में डिफरेंस देखना आप, कि 1 मोल आवेश जितना पदार्थ निक्षेपित करता है उसे तो हम बोलते हैं तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक, और 1 कूलाम आवेश, अब यहां पर हमने क्या करा, 1 कूलाम आवेश यूज करा। तो 1 कूलाम आवेश जितना पदार्थ निक्षेपित करता है, तो 1 कूलाम आवेश ने इतने ग्राम पदार्थ निक्षेपित किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक।
तो यानी हमें जो ये रिजल्ट मिल रहा है ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। देखना आगे, मैंने फार्मूला दिया Z इक्वल टू एम अपॉन एन, ये मोलर मोलिकुलर मास, ये हो गया एन फैक्टर, और ये 96500 को हमने लिख दिया फेराडे, 1 फेराडे। तो ये फार्मूला मेरे क्या निकालने का बन गया? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालने का फार्मूला। अब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में क्या संबंध है? तो तुल्यांकी भार तो मेरे पास यही है, m अपॉन n। ये क्या है? तुल्यांकी भार है। ओके, अब तुल्यांकी भार किससे डिवाइड हो रहा है? f से। तो मैं यूं कह सकता हूं कि m अपॉन n तो मेरा तुल्यांकी भार है, और तुल्यांकी भार डिवाइड हो रहा है किससे? फेराडे से। तो क्या मिल रहा है मुझे? Z। ओके, तो यहां पर डिफरेंस क्या रहा कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट वेट है यानी तुल्यांकी भार है, तो उसे फेराडे से डिवाइड कर दें तो वह किसके इक्वल हो जाता है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाता है। अर्थात तुल्यांकी भार को एक फेराडे से विभाजित करने पर प्राप्त मान वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब मैं आपको यहां तक जो समझाया है यह आपके क्लियर हुआ होगा कि तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार में क्या संबंध है। तो बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट वेट अगर आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि ये तो तुल्यांकी भार है, आप वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्विवेलेंट वेट में किसका भाग लगा देंगे? 96500 का, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वही वैल्यू क्या कहलाएगी? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, तो यहाँ तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। ये हमारा टॉपिक तुल्यांकी भार और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक में अंतर भी क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।